नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल अपने देश के संत महात्माओं के जो उपदेश हैं, जो उनके मूल्यवान वाणियाँ हैं, जिनको अपना करके अपना स्वयं का जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, अपना सामाजिक जीवन और राष्ट्र को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, ये उनके उपदेशों को, उनकी वाणियों को उद्धृत वो करता रहा है। हमारे वो उन अमर शहीदों का, हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त अमर शहीदों का, जिन्होंने इस मुल्क को ही अपना सबसे बड़ा ईश्वर, सबसे बड़ा खुदा, सबसे बड़ा गॉड या वाहिगुरु माना, या सबसे बड़ी माने वो रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब माना और उसी अनुसार जो है इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण सहित सर्वस्व जो है और सहर्ष खुशी खुशी जो है भारत माता की बलवेदी पर वो निछावर कर दिया। तो उन्हीं की प्रेरणा से आज भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों से 125 करोड़ भारतीय भाई बहनों से उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार कि हम सभी भारतीय हैं, हमारा असली वजूद है कि हम भारतीय हैं, इसी को जगाने निकला है। उसमें विडंबना इस बात की है कि इस यथार्थ को समझते सभी हैं, लेकिन इसको अपनाने के लिए जो हमारे माने पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जो अलग थलग हैं, और हमारे कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उन्हीं में कुछ आंशिक रूप से अब तक जो है इसके प्रचार से कम यूट्यूब के संदेश के माध्यम से अब तक जो है लोग शरीक हुए हैं और बाकी तबका अभी आने को बाकी है। सवाल इस बात का है कि जब इतनी कीमती चीज़, इतनी अच्छी चीज़ अवाम के हित की भी और देश के हित की भी बताई जा रही है, तब भी एक बहुत बड़ी मानसिकता जो है इससे अभी भी दूर रह करके तमाशा देखने में लगी हुई है। यही मानसिकता राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपनी पूरी आवाम के लिए बहुत घातक है। यदि यह समझते हैं कि भाई यही एक विचारधारा देश के हित में, और यही नहीं, जब मैं नौकरी में था, जरा इसको बहुत गौर से जरा आप सुनिएगा, जब मैं नौकरी में था कितने हमारे साथी लोग, कितने हमारे ऊंचे अधिकारी लोग, जब मैं बात करता था बोलते थे कि सिंह साहब, यदि आपने इस देश से जातिवाद खत्म करा दिया, सिर्फ एक मुद्दा
तो देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ऐसे बोलने वाले जबकि ये संगठन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जब इसी जातिवाद को समाप्त करने के लिए, संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए, जातिवाद जो है बहुत इस देश का जहर है, संप्रदायवाद इस देश का जहर है, उसी प्रकार भाषावाद, प्रांतवाद भी जहर है। वो हमको उपदेश देने वाले कहाँ चले गए, जो कि कह रहे थे कि सिंह साहब यदि आपने जातिवाद को ही खत्म कर लिया तभी इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि ऐसे कहने वाले जो है, और फिर इसके बाद पाखंड, मुंह से कहना और मन में वही वृत्ति पालना, यही जो है इस समाज का सबसे बड़ा सत्व है। मोटा मोटी नजर डालिए, आज़ादी के पहले, मतलब कि अंग्रेजों की जान, हालांकि वो आज़ादी तो थी ना, वो तो सत्ता की छीना झपटी थी। और उस विषय को यदि हम छेड़ देंगे तो फिर ये एपिसोड किसी और भाग जाएगा। अब जब भारतीय आवाम ताकत दल ये लोगों के सामने ये हकीकत ला रहा है कि ये देश के हमारे देश के दो बड़े गद्दार, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, इन सबों ने मतलब कि आज़ादी के नाम पर भी, आज़ादी की लड़ाई के नाम पर भी, आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके मोटा मोटी शुद्धता जो है अंग्रेजी सरकार की दलाली और अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबरी किया। और जिन लोगों ने जान दिया सब कुछ जो हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए, हमारे आपकी आज़ादी के लिए अपने प्राण से सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, हंसते हंसते प्राण दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, उनको मैंने यही दो गद्दार और इनकी जो सिपा सालार मंडली चाटुकार इतिहासों के रूप में, चाटुकार जो है बौद्धिक वर्ग के रूप में, और चाटुकार ये मीडिया के रूप में, इन सबों ने उन अमर शहीद या क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों को हमेशा जो है पृष्ठभूमि में रखा। नाम कभी लिया तो सिर्फ भुनाने के लिए लिया। और इन देश के गद्दारों ने इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। इनकी गद्दारी को छुपाने के लिए ये इन समूह ने चाटुकार इतिहासकारों का, चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग का, और चाटुकार मीडिया वर्ग का के इस्तेमाल से उन राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी अमर शहीदों को हमेशा पृष्ठभूमि रखा और अपने पाप को ढकते गए। और जो है एक झूठी महिमा मंडन, एक झूठी भटैती बैलेट्री का एक मानसिकता जो है पूरे देश में फैलाया। भारतीय जनता दल जहाँ तक मैं समझता हूँ पहला ऐसा संगठन है कि इनकी गद्दारी के करतूतों को जनता के सामने ला रहा है। अब आप लोगों का आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसके जवाब में कोई तथ्य नहीं इनके पास है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है सिवाय माफिया और गुंडों की भाषा में सिर्फ धमकी। कहते हैं कि वो जो यूट्यूब वाले सर हैं उनके समझ में नहीं आता है, ये इतना समझा रहा हूँ। जिस प्रकार के दादा गुंडे धमकी देते हैं और ये उनके चरित्र को दिखाता है। हमारे देश के लोग ये समझें कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। वैसे तो ये देश की, हमारे भारतीय समाज की विखंडनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बेश में, लेकिन ये गुंडों और दादाओं का भी गिरोह है, गैंग है। क्योंकि वो इसी भाषा में बात करते हैं। इसी भाषा में जो है जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस वाले भी बात करते हैं और ये बीजेपी वाले भी। तो जीएनपीसी वाले तो कहते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसकी वास्तविकता तो अभी भारतीय जनता दल अब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है।
उसी प्रकार एक झूठा राष्ट्रवाद को उठा करके, और चूंकि इस भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्रवाद का मुखौटापन करके, राष्ट्रवाद की भावना का दोहन करके वो वोट बटोर रही है। लेकिन राष्ट्रवाद की असलियत क्या है, भारतीय जनता दल बिल्कुल जो है वो जनता के सामने रख रही है। तो और ये भी, लेकिन एक थोड़ा फर्क है, ये पूरा का पूरा जो मीडिया है और जो बौद्धिक वर्ग, जो चाटुकार बौद्धिक वर्ग है और जो पत्रकारों का बौद्धिक वर्ग है और इतिहासकार तो खैर जो है इसको जो है ये बीजेपी जो है, चूंकि ये जो चाटुकार इतिहासकारों का जो गिरोह है और इस प्रकार एक बौद्धिक वर्ग का गिरोह है, पत्रकारों और मीडिया का गिरोह है, इसमें जरा भी ये जो बीजेपी है या मोदी जी जो है जरा भी उसमें फर्क या डेंट नहीं कर पाए। उसका चरित्र इस समय बदस्तूर वैसे ही चल रहा है। आप देखते होंगे कि जब से ये विरोध पक्ष में आई है, जब से सत्ता से दूर है, और सत्ता से दूर करीब 7.5 साल या 7.25 साल के आसपास होने जा रहा है, तब से वही मीडिया और वही बौद्धिक वर्ग, वही जो है माने ये पत्रकारों का गिरोह इसे जीएनपीसी एंड गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दलों के पक्ष में, और उनके जो है तमाम कहानियां, झूठी कहानियां भरता रहता है। और मैंने देश विरोधी, यदि वो देश का भी अहित होता हो और देश का अहित किसी भी रूप में होता हो, देश को बदनाम करना हुआ, देश को अस्थिर करना हुआ, देश में आग लगाना हुआ, हिंसा फैलाना हुआ, उसमें भी वही मीडिया जो है वो साथ देता है। और इस मीडिया का भारतीय जनता दल ने नाम भी बताया हुआ है। सबसे खतरनाक जो है ये एनडीटीवी है, उसी तरह से न्यूज़ 24 है, उसी तरह आज तक है, उसी तरह एबीपी न्यूज़ है, उसी तरह से मैंने और भी हैं, और सुदर्शन वाला भी है। जी न्यूज़ वाला था, कुछ अपने को एक झूठा देशभक्ति की बात कहता था, अब पता नहीं वो उसका मालिकाना हक जो है किसी और के पास पहुंच गया, जो कोई चीन का रहने वाला है, कोई कंपनी, उसका मालिक हो गया ये, यानी वो मालिक हो गया जी न्यूज़ का। तो अब ये जी न्यूज़ जो है अब ये चीन की बात को बड़ी सफाई से रखेगा। तो ये खतरनाक खेल जो है बीजेपी और मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर ये खेल रहे हैं देश के खिलाफ। यही तो गद्दारी है, यही गद्दारी है। बताइए, जो कन्हैया कुमार, देखिए वो मुद्दे बार बार सामने लाए हैं, जनता को जगाना है कि किस तरह से राष्ट्रवाद का नाम लेकर राष्ट्रवाद के साथ ही जो है किस तरह से धोखा कर रही है ये बीजेपी। यह देश के लोगों को बताना जरूरी है, और इसकी असलियत, बीजेपी की असलियत को लोगों के सामने लाना भी जरूरी है। ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दल इस देश के पूरे इतिहास में सबसे खतरनाक शत्रु हैं। लेकिन इन वाम दलों की पैठ कैसी है, कैसे हुई, ये बीजेपी वालों को मालूम है। ये मजदूर संगठनों का जो तबका है, किसान संगठनों का जो तबका है, कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो निगम के कर्मचारी हों, चाहे जो प्राइवेट फैक्ट्रियों के कर्मचारी हों, इनमें इन वाम दलों की, कम्युनिस्टों की बहुत बड़ी पैठ है। ये इस बीजेपी ने क्या किया, वहाँ से इन देश के दुश्मन वामपंथियों को वहाँ से जड़ से उखाड़ने के लिए क्या किया। बीजेपी भी कितनी खतरनाक देश के खिलाफ राष्ट्रवाद के नाम पर कितना खतरनाक खेल रही है,
यह भी देश को जानना जरूरी है। और इतना ही नहीं, जो मानसिकता भी काम कर रही है, जिस तरह से टीवी डिस्कशन होता है, ये हमेशा एक तो जो है 90% हिंदू मुस्लिम हर मुद्दे के लिए हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम करने के लिए पढ़ा लिखा तबका, जो रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड जो UPSC का और प्रोडक्ट, वो भी हिंदू मुस्लिम यानी उनका जो व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह कभी आप जाकर देखिए, यही गंदगी आपको मिलती है। बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के से चुनकर आए हुए और इतनी बौद्धिक क्षमता के लोग, वही गंदगी हिंदू मुस्लिम की गंदगी आप वहाँ पाएंगे। तो समस्या बहुत गंभीर है कि जिनसे कुछ उम्मीद की जा सकती हो कि भाई ये देश के काम आएंगे, उनकी बातें देश के काम आएंगी, वो किस तरह के मैंने विचारों में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम करना इस राष्ट्र के लिए जो है बहुत खतरनाक है। और इतना ही नहीं, और इस तरह की जो मैंने प्रांतिक कट्टरता, हिंदुत्व के नाम पर कट्टरता, वैसे हिंदुत्व के नाम पर कट्टरता थोड़ी कम होती है। जो है इस्लाम का पाठ पढ़ा करके वो कट्टरता, वो ईसाई लोगों का, और सिख पंथ में भी वो कट्टरता, ये जो भी कट्टरता है वो मुल्क के लिए जो है बहुत खतरनाक है। खतरनाक जानते हुए भी मानसिकता है इसी में फंसने को तैयार है। तो इस तरह की सारी मानसिकता को यदि राष्ट्र को बचाना है, बंटवारा हो चुका है, एक बंटवारा, यदि जो बचा खुचा हमारा जो प्रिय मुल्क भारत राष्ट्र है, यदि इसको बचाना है तो प्रांतिक कट्टरता को समाप्त करना होगा। और प्रांतिक कट्टरता को कौन जन्म दे रहा है, कौन उसके पीछे है, मैंने उसको भी हतोत्साहित करना होगा, और उसकी प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा और कुचलना होगा। अब जैसे बीजेपी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हमारे 12 करोड़ जो है कार्यकर्ता हैं, और भी सदस्यता बनाने की बात करती है। लेकिन राष्ट्र को बचाना है तो इन कम्युनिस्टों को इस देश से उखाड़ना पड़ेगा। बीजेपी के लोगों को ये कम से कम ये भारतीय जनता का दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि बीजेपी महोदय और मोदी महोदय, यदि देश को सुरक्षित करना है तो इस वाम दल को इस देश की जड़ों से, जो जड़ में उससे उखाड़ना पड़ेगा। और यदि आप उखाड़ने की मंशा नहीं रखते हैं तो निश्चित है कि आप भी इन्हीं वाम दलों के द्वारा देश के दुश्मन हैं। और वो कर्तव्य ये बन सकता है कि जहां जहां इनकी पैठ है, जो है मजदूर संगठनों में और कर्मचारी संगठनों में और किसान मजदूर संगठनों में, कहीं जहां भी वहां देश के प्रति भक्ति जगा करके और इनको बता करके ये चीन की फंडिंग पर, चीन के एजेंडे को भारत में जो है भारत को कमजोर करने का ये एजेंडा चला रहा है, समझाना होगा, तब जाकर उखड़ेंगे ये वाम दल। अब वाम दलों को उखाड़ना बहुत जरूरी है। और वही चीज भारत के लोगों को बताना कि ये JNPC भी इस देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। ये वाम दल वाले तो थोड़ा महीन किस्म के हैं, लेकिन ये जो JNPC वाले थे तो खुले आम बिल्कुल देश के साथ गद्दारी, खुले आम देश के साथ गद्दारी। अब लेकिन किस तरह की माने साजिश चलाई जाती है। अब जैसे कोई बीजेपी का सिपा सालार वो बता रहा था कि कोई JNU में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से संबंध रखने वाली कोई लेक्चर प्रोफेसर जो कि JNU की थी, और
उसके परिवार का, उसका पति जो है जहाँ रहता था वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। मैं नहीं समझता कि कोई संजीत किस्म का इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन पाकिस्तान की हालत को देखता होगा ना, वो उसके नारे क्यों लगाएगा। लेकिन यदि उसके इस तरह की घटनाओं के पीछे यदि कोई पड़ा है और ठीक से कम एक ही केस की जांच करे तो निश्चित पाएगा कि निश्चित है कि उसमें ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चल रहा चौकड़ी का गांधी नेहरू परिवार चल रहा चौकड़ी काकस का या वामदलों का या उनसे संबद्ध समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का, निश्चित है कि उसमें हाथ आपको मिलेगा। यही चीज जो है, इसी चीज को बराबर बीजेपी ढकती रहती है। तो खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो बराबर इस राहुल गांधी की सभाओं में लगता है भाई, अखिलेश की सभाओं में लगता है। मोदी महोदय अखिलेश की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अखिलेश जो है आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करता है। अखिलेश जो है इनको शाह दे करके टीएस हसन और शफीकुर रहमान को तालिबान का समर्थन करवाता है। इतनी सी अकल नहीं है मोदी जी, ये देश के दुश्मन हैं। लेकिन आप इनको, यही बात है, आप इनको देश का दुश्मन नहीं मानते। यही आपकी गद्दारी है देश के इस भारत के खिलाफ, और ऊपर से आप जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने। अखिलेश जैसे लोग इस देश के दुश्मन हैं। क्योंकि वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो टीएस हसन और जो है शफीकुर रहमान जैसे लोगों को शाह दे करके तालिबान का समर्थन करवाते हैं। बाकी तो जो उनका चरित्र है, गुंडाराज और दादाओं का राज, माफिया राज, रंगदारी, धन उगाही, यही है उनका चरित्र। और फिर जो तालीम अपनी होती है, शिक्षा जो कि किसी भी समाज की बुनियाद होती है, उसी की जड़ खोदना, नकल। बताइए, नकल के आधार पर यदि विद्यार्थी आप निकालेंगे, उनको परमानेंट निकम्मा बना करके अपमानित करवाएंगे और उनकी काबिलियत की जड़ आप खोदेंगे, तो कितने बड़े आप राष्ट्रघाती हैं, कितने बड़े देशद्रोही हैं ये समाजवादी के लोग। देखिए, समाजवादी तो हो नहीं सकते। आजकल अच्छे शब्दों का स्टिकर लगाने की एक प्रचलन है, एक आदत है। समाजवाद का नाम रख लिया और फिर सारे काम समाज विरोधी, भारतीय समाज विरोधी और जो है भारत विरोधी, भारत जन विरोधी, सब काम। लेकिन स्टिकर समाजवाद का स्टिकर जो है वो लोहिया जी का, उसी प्रकार स्टिकर ये लगाइए बीजेपी राष्ट्रवाद का, और सारे काम राष्ट्र के हितों के खिलाफ। तो ये जो उदाहरण बताए जाते हैं कि किस प्रकार बीजेपी जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट बटोरने वाली, किस प्रकार राष्ट्र के हितों के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। बीजेपी के जो जनधन योजना, शौचालय योजना, गरीबों के लिए आवास योजना, सौभाग्य योजना जो कि वो बिजली कनेक्शन है, उजाला, और ये हाईवे जो बनवा रहे हैं, एक्सप्रेसवे का जो जाल बनवा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का बनवा रहे हैं, इस तरह से जाल बने। इस भ्रमजाल में राष्ट्र विरोध के पाप को छिपाने की ये बहुत बड़ी कोशिश है। इसी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक है और उसको कवर करना YouTube के माध्यम से मैंने लगभग असंभव सा है। लेकिन कुछ नमूना आप सभी को बताया जा रहा है या बताया जाएगा आगे भी।
और यूट्यूब तो मुश्किल से 4, 5, 6 या 10 यूट्यूब के बाद अब यूट्यूब जारी भी नहीं होगा। काफ़ी सामग्री हो गई है। और भारतीय भाई बहन यदि इस देश का उद्धार चाहते हैं, उद्धार करने के प्रति, तो इस यूट्यूब के जितने भी हैं, यानी करीब 700 के आसपास हुए हैं, इसको अधिक से अधिक हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में पहुँचाएँ इसको। और ये समझ लें कि ये यानी दूसरी आज़ादी और बाकी आज़ादी की लड़ाई से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज़ादी की लड़ाई है। तो भारतीय जनता दल के यूट्यूब को पहुंचाएं। और अब तक तो वो आज़ादी की लड़ाई थी विदेश से आए हुए वो जो सफ़ेद अंग्रेजों के खिलाफ। ये आज़ादी की लड़ाई है अपने ही देश से उपजे हुए काले अंग्रेज। और वो काले अंग्रेज उस सफ़ेद अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लिए हुए उन सफ़ेद अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है। तो उनको नष्ट में नाबूद करने का ये अभियान चल रहा है। ये आज़ादी की लड़ाई चल रही है। और इसको सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में इसको प्रचारित करिए। और चूँकि चुनाव भी एक माध्यम है, उसमें भी भारतीय जनता दल उतरेगा जरूर। अब आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करने के लिए। और उसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा के चुनाव जो कि 2022 में आ रहा है, उसमें उतरा। तो ये सब जो है जो आज़ादी की लड़ाई है इन काले अंग्रेजों को समाप्त करने का। तो बताया जा रहा था कि किस प्रकार ये बीजेपी या मोदी जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके राष्ट्र के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। तो जैसे कि कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार अपने गिरोह के साथ जेएनयू के प्रांगण में वो नारा लगवाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। यदि मोदी जी में राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम होता और सच्चे राष्ट्रवादी होते तो इसको बहुत ही गंभीर मानते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति। और जो भी प्रवृत्ति नहीं, ये खुला चैलेंज है। हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो इस देश की संप्रभुता, उस पर उसके खिलाफ ये सीधी चुनौती, चैलेंज है। तो ऐसी तत्वों को सीधे जो है, जो हमारी भारतीय सेना है, उसको सौंपना चाहिए। यदि ये राष्ट्रवादी बनते हैं तो, यदि ये राष्ट्रवादी हैं तो, और वहीं से इनका राष्ट्रवाद के नाम पर पाखंड जो है वो शुरू हो जाता है। इन्होंने उस कन्हैया कुमार के खिलाफ के लिए जो है उसको अदालती प्रक्रिया में डाल दिया। अदालती प्रक्रिया में डालते ही दिल्ली पुलिस ने अब अपने अनुसार जो उसको 36 महीने में उसकी चार्जशीट बनाई। अदालत के पास गया, अदालत का अपना ही जो है वो रोना धोना है। अदालत का जो चरित्र है वो देश देख रहा है। अदालतें कहा करती हैं कि भाई अभी भी लोगों का भरोसा है। लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं है। अदालत के विषय में जो जनता क्या सोचती है शायद अदालत को मालूम नहीं है। और तो वो तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे को जमानत दे रहा है। और अब उसका पाखंड तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का पाखंड जो है, जमानत देते समय वो उपकार फिल्मी गाना को लिख करके दे रहा है। यही तो पाखंड है। चाहे वो जुडिशियरी में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी वाले। अब देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का तांता लग गया, बिल्कुल सामने आ गया। देश का सबसे बड़ा गद्दार इस समय राहुल गांधी,
उस भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी, उसके समर्थन में आ गया, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। मोदी जी यदि सच्चे राष्ट्रवादी बनते थे तो इस कन्हैया कुमार गिरोह को, जिसने कि इतना खतरनाक नारा लगवाया और जो कि हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है, और इसीलिए उसको सेना के हवाले करना चाहिए था। और उसी प्रकार इसके समर्थन में जो लोग आए, चाहे राहुल गांधी आया, चाहे ये गद्दार केजरीवाल आया, अब इसको हम वो गद्दार क्यों बोलते हैं, तो पहले से है गद्दार तो गद्दार केजरीवाल आया, सीताराम येचुरी आया, डी राजा आया, प्रकाश करत आए, और ये कन्हैया कुमार जाकर के आशीर्वाद लिया था। अखिलेश भी समर्थन किया था, ये लालू भी किया था, जितने लोगों ने समर्थन किया था। मोदी जी, ये सवाल है भारतीय जनता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से कि राष्ट्रवाद के नाम पर थोड़ी भी गैरत आप में है तो इन सबों को सेना के हवाले आपने क्यों नहीं किया? इसलिए तो ये भारतीय जनता दल अपने देशवासियों के सामने, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने आपको बेनकाब करता है कि आपका राष्ट्रवाद सिर्फ झूठा ही नहीं, धोखेबाज ही नहीं, माने घोर राष्ट्र विरोधी है। अब देश के साथ और गद्दारों का तांता लगा। इस गद्दार वामपंथियों ने उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को, जो हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है संसदीय चुनाव, उसमें इसने अधिकृत कर दिया हमारे देश के संवैधानिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। कौन? एक घोर गद्दार को। कौन? ये देश का दुश्मन वामपंथियों ने चुनाव लड़ने के लिए 2019 का संसदीय चुनाव लड़ने के लिए बेगूसराय बिहार से, फिर और गद्दारों का तांता लगा। बॉलीवुड से वो गद्दार जावेद अख्तर आया और उसकी गद्दार बीबी सवाना आजमी आई, गद्दार स्वरा भास्कर आई। वो बेगूसराय में संसदीय चुनाव के प्रचार करने के लिए उस घोर गद्दार, देश के घोर गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। अब देखिए मोदी जी ने कितनी गद्दारियों का, यानी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन के कितनी गद्दारियों का मौका दिया इन्होंने। और इसके बाद मीडिया को देख लीजिए, एक गद्दार पत्रकार है किशोर अजवानी, इसने उसी घोर गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया। अब सवाल यही नहीं है, उस टॉक शो को हमारे भारतीय भाई बहन वो सुन भी रहे थे, उसमें शरीक थे। ये मानसिकता ही तो देखिए, वो सुनने वाले जरा भी उनके मन में सवाल, वहां पर एक ने भी सवाल नहीं किया, अरे भाई ये तो जिसने नारा लगाया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तुम कैसे इसे जो है वो टॉक शो चलवा रहे हो? वहां पर बैठे किसी ने भी ये सवाल नहीं किया। और फिर उस गद्दार, देश के गद्दार किशोर अजवानी की गद्दारी तो जरा देखिए, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अरे भाई यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? कोई टुकड़ा तो हुआ नहीं भारत का, तो इसमें इतना नाराज होने वाली बात कौन सी है? भारतीय जनता दल को इसी यूट्यूब, यानी कम से कम 20 यूट्यूब के माध्यम से उसकी गद्दारी के लिए, उसको आईना दिखाने के लिए कहना पड़ा। हालांकि उन शब्दों का उच्चारण जो है करने में खुद की व्यक्तिगत रूप से
हमको बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन ऐसे दुष्टों को, किशोर अजवाणी से दुष्टों को और देश के गद्दारों को बताने के लिए, वो भी पीड़ा सहन करने के लिए मैं तैयार हो गया और कहना ये पड़ा कि उस घोर उस गद्दार किशोर अजवाणी जो कि कह रहा था कि यदि इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और तो टुकड़ा तो हुआ नहीं देश का, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। तो इस तरह की जो गद्दारी वाली जो सोच थी उसकी, किशोर अजवाणी वो एंकर की, उसको आने दिखाने के लिए कहना पड़ा मुझको यूट्यूब के, और कम से कम 10 या 20 यूट्यूब में बताया गया और आगे भी बताया जाएगा कि किशोर अजवाणी, गद्दार किशोर अजवाणी, पहले तू ये बता कि मान लो कि तुम्हारे सामने कोई मेंटली डिरेल्ड या सिरफिरा व्यक्ति तुम्हारी माँ बहन को गाली देने लगे अनायास ही, तो क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा? तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा दिमाग में उबाल नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खोलेगा? ये सब कुछ होगा, तुम्हारा खून खोलेगा। जबकि वो जो गाली देने वाला है वो सिर्फ गाली के अलावा कुछ कर नहीं रहा है, न तुम्हारी माँ के साथ ना वैसा जैसा वो बोल रहा है, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ वैसा कर नहीं रहा है, सिर्फ शब्दों से बोल रहा है। लेकिन तुमको गुस्सा आएगा, तुमको क्रोध आएगा, तो तुम्हारा खून खोलेगा। तो सवाल इस बात का है कि जब अपनी बात हो, व्यक्तिगत बात हो, तो कुछ और सोच, देश की बात हो तो कोई और सोच, यानी दो पैमाना। ऐसे ही लोग देश के घातक गद्दार होते हैं। और उस संबंध में कई बार बताया गया था कि ये न्यूज़ 18 इंडिया जो है, ये मुकेश अंबानी का चैनल है। इसका संदेश जो है मुकेश अंबानी के पास भी जाता होगा, जरूर इसकी भनक, इसकी प्रतिध्वनि मुकेश अंबानी तक पहुंचती जरूर होगी। भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि मुकेश अंबानी महोदय, इस मुगालते में, इस घमंड में मत रहिए कि आपसे सामना नहीं होगा। आप इस घोर गद्दार पत्रकार किशोर अजवाणी को क्यों रखे हुए हैं, यह भी आपकी गद्दारी मानी जाएगी और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा देश के सामने। लेकिन मुकेश अंबानी भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं जहाँ इस गद्दार किशोर अजवाणी को रखकर, यानी किशोर अजवाणी को न निकाल करके। ये सारे देश के साथ गद्दारियों का नमूना कौन? ये राष्ट्रवादी मोदी के ने जो मौका दिया, ये एक नमूना। अब बस एक नमूना से सही आप वो समझ जाइए। और इसके बाद दूसरा चैनल इसी घोर गद्दार कन्हैया कुमार से राष्ट्रवाद पर प्रलाप उपदेश करवाया। फिर उसको सुनने के लिए फिर वही श्रोतागण, ऑडियंस, उस ऑडियंस में श्रोतागण में एक भी सवाल नहीं कर भाई कि इसका प्रलाप नहीं सुनना है, इसने तो नारा लगवाया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यही देखिए, इस तरह का सवाल ना करना है। कितनी बड़ी मानसिकता धसी हुई है देश के प्रति, ये दिखाता है। तो उसके प्रलाप को वो ऑडियंस, वो श्रोतागण सुन रहे थे। और सिफत इस बात की थी कि जो राष्ट्रवाद पर वो घोर गद्दार कन्हैया कुमार प्रलाप कर रहा था, उपदेश दे रहा था, उस प्रलाप वाले प्रोग्राम में इस राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता समित पात्रा भी उसमें शामिल था। हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इस गद्दार बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के राष्ट्रवाद पर प्रलाप पर वो कैसे जो है वो समित पात्रा को भेजी थी और कैसे वो बैठा था। ये सारे सवाल
ये भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इस बीजेपी से पूछ रही है कि तुम कैसे जो है उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के राष्ट्रवाद पर प्रलाप के कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता समित पात्रा को तुम भेजी थी या भेजे थे। ये सवाल जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल पूछ रहे हैं। इस जो ये गद्दारी कर रही है बीजेपी देश के खिलाफ। अब बीजेपी की और गद्दारी जरा देखिए कन्हैया कुमार को लेकर। वैसे और भी गद्दारियां कन्हैया कुमार को लेकर कि बीजेपी की और भी गद्दारियां हैं। इतना खतरनाक ये गद्दार कन्हैया कुमार और उसका इस तरह से कहना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह नारा लगवाया। इसको गद्दार के रूप में देश के सामने पेश न करके बीजेपी क्या कर रही है कि ये गद्दार नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहते ही गद्दारी का पाप इसके गद्दारी का कालिक जो है बीजेपी ने कन्हैया कुमार के ऊपर से धुल दिया। भारतीय जनता दल कहता है कि ये गद्दार है। इस गद्दार इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के ऊपर से इस साजिश के जो साजिश में बीजेपी ने इस शब्द का इजाद करके कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस शब्द का इजाद करके जो घोर गद्दार कन्हैया कुमार के ऊपर से गद्दारी का जो कालिक धुला है, यह सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी की अपने प्यारे मुल्क अपने प्यारे मुल्क जो है भारतवर्ष के खिलाफ। ये तो है। यदि ये कन्हैया कुमार देश के सामने गद्दार के रूप में पेश किया जाता, गद्दार के रूप में जो है वो बेनकाब किया जाता, गद्दार के रूप में प्रचारित किया जाता, ये बातें फैलाई जाती तो जनता उस रूप में जागरूक होती। लेकिन कन्हैया कुमार के ऊपर से गद्दारी का कालिक धुलने के लिए बीजेपी ने इस तरह का जो है एक शब्द का इजाद किया, टुकड़े टुकड़े गए। भारतीय जनता दल कहता है कन्हैया कुमार तो घोर गद्दार है ही, लेकिन उसकी गद्दारी को कालिक धुलने वाली बीजेपी भी इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है। जो शाहरुख है बॉलीवुड वाला, वो बहुत ही खतरनाक गद्दार है इस देश का। उसकी काफ़ी संपत्तियां जो है वो दुबई में है और दुबई में का अच्छा खासा इसका वो प्रभुत्व है। अब उसके विषय में हम वो जाना नहीं है, लेकिन जब जो देश का गद्दार है तो गद्दार है ही। अब ये बात सबको पता होगी, लेकिन शाहरुख इसके साथ गद्दारी ही नहीं किया देश के साथ, इसी देश से पैसा कमाया, लोगों का प्यार अर्जित किया और काफ़ी शोहरत कमाई और उसी देश के साथ गद्दारी किया कि ये मैंने उसी के साथ अपना बिजनेस पार्टनर उसी को बनाया जो विदेशों में हर वक्त जो है भारत विरोधी आयोजन करता रहता है। टोनी अशाई उसका नाम है। इस कदर का है वो गद्दार जो है ये शाहरुख। और उसी तरह से ये आपका ये आमिर खान भी है। तो शाहरुख का बेटा वो जो है, तो इस शाहरुख को मतलब कि गद्दार के रूप में बेनकाब करने तो करते नहीं बीजेपी वाले, और करते भी हैं तो सिर्फ जो है उनके बोलने का जो ढंग है वो हिंदू मुस्लिम में वो चले जाते हैं। ये कभी भी बीजेपी वाले देश की बात नहीं करते हैं। देश तो इनका एक मतलब कि एक वो ढकने वाला है, लेकिन असली बात हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व की बात करते हैं। देश अपने उस कुत्सित मंसूबों को ढकने के लिए एक कभी भी राष्ट्र का नाम ले लेते हैं। उसी वक्त राष्ट्रवाद भी धोखेबाज का है ना, और वो हिंदुत्व का
ये नाम लेते हैं। और सच्चे अर्थों में ये हिंदुत्व की भी रक्षा नहीं करते हैं। ये सभी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें, ये हिंदुत्व के भी रक्षक नहीं हैं, उसका नाम भुनाते हैं, और ये हिंदुत्व के रक्षक हो भी नहीं सकते। जितने भी वास्तव में वो हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं, जितने भी हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस्लाम की रक्षा करना चाहते हैं, जितने भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अपने इस भारत में ईसाई की रक्षा करना चाहते हैं या अपने सिख पंथ की रक्षा करना चाहते हैं, इस मुल्क कैसे महफूज रहे इसकी चिंता करें। मुल्क महफूज रहेगा, सारी चीज़ें अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन कहते क्या नहीं, देश सुरक्षित रहे न रहे, हम अपने हिंदू धर्म को सुरक्षित करेंगे, ये कट्टरवादी तत्व बोलते हैं। और इन्हीं की देखा देखी वो जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व वही बोलते हैं कि देश सुरक्षित हो चाहे न हो, लेकिन हम अपने पहले इस्लाम को सुरक्षित करेंगे। और उन्हीं की देखा देखी ईसाई हमारे इस्लाम उसी प्रकार हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग इसी प्रकार उनकी सोच रहती है कि यह मुल्क सुरक्षित हो या न हो, हम अपने ईसाई पंथ को सुरक्षित करेंगे। और इन्हीं सबको देखा देखी जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी जो तत्व हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम अपने सिख पंथ को सुरक्षित करेंगे, देश सुरक्षित हो या ना हो। इस तरह की सोच जो हावी है, तो ये शाहरुख को देश के गद्दार के रूप में बीजेपी को, ये सवाल बीजेपी से इसलिए कि वो बाकी तो भारतीय जनता दल बता चुकी, बस हमारे देश के लोगों को जागरूक होना है। ये देश के दुश्मन हैं जीएनपीसी तो कभी भी इस देश के हो नहीं सकती, वामपंथी कभी इस देश को हो नहीं सकते। लेकिन जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए ये सवाल उसी से है बार बार। तो ये शाहरुख को देश के गद्दार के रूप में बेनकाब नहीं किए। इसीलिए जब ये सुनने को मिलता है कि इस गद्दार शाहरुख के तमाम फैन हैं, तमाम समर्थक हैं, तो उसी प्रकार है जिस प्रकार गद्दार राहुल गांधी के तमाम फैन हैं, इन वामपंथियों के फैन हैं, उसी प्रकार गद्दार शाहरुख के भी फैन होंगे। यही तो यानी ये दुख है और दुखड़ा है, या विडंबना भी कह सकते हैं कि इन देश के गद्दारों के फैन बने हुए हैं। राहुल के भी फैन है, गद्दार राहुल के भी, गद्दार शाहरुख के फैन है, गद्दार जो है वो आमिर खान का भी फैन है। ये तो है। और फिर विज्ञापन कराने वाली कंपनियां इस शाहरुख को देश का गद्दार नहीं मानती हैं। यदि चारी ओर से इसका बहिष्कार हो, एक नमूने के तौर पर इस शाहरुख का विज्ञापन की ओर से देखने वालों का और बिल्कुल ध्वस्त किया जाए, तब जाकर के गद्दारी छोड़ने पर जो है वो मजबूर होगा शाहरुख जैसे लोग, शाहरुख जैसे गद्दार। तो ये बीजेपी ने ये गद्दार के रूप में बेनकाब हो कभी कुछ ऐसा नहीं किया। बस उसके बेटे को वो नस्ली दवाओं के को पकड़ करके करा, वो भी जरूरी है कि ज़्यादा जरूरी जो करना चाहिए था शाहरुख को गद्दार के रूप में बेनकाब करना। ये राष्ट्रभक्ति कहती है, ये राष्ट्रवाद कहता है। तो अब देखिए नशीली दवाओं के जो खेप, जो कंट्रोबैंड, जो हॉल वो जो पकड़ा गया, तो उसमें आर्यन खान है। अब उसमें किस तरह से ये महबूबा मुफ्ती इस देश की इतनी बड़ी गद्दार है, हर चीज़ में उसको हिंदू मुस्लिम दिखता है, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, उसकी बातों को छोड़ दीजिए। तो लेकिन ये बीजेपी वाले और मीडिया वाले ये इस बात को किस तरह से ढक रहे हैं
कि आर्यन खान तो खैर पकड़ा गया, वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया, पूछताछ होगी और भी खुलासे आएंगे। लेकिन एक शख्स ऐसा है, अब इसी तथ्य को देखे किस तरह से बीजेपी वाले और मीडिया वाले इतने खतरनाक तथ्य को ढक रहे हैं। इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से सुने, गौर से समझें इसको कि एक ड्रग स्मगलर, नशीली दवाओं का तस्कर, वो अमेरिका में भी पकड़ा गया था रंगे हाथ। वो शख्स जो है इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए है और उसकी सभाओं में बड़ी भीड़ होती है। वो छाती तान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसकी कई सरकारें चलती हैं। पंजाब में चल रही है, राजस्थान में चलती है और अब क्या छत्तीसगढ़ में चलती है। दो उसकी कोलिशन गवर्नमेंट समित सरकारें भी महाराष्ट्र और झारखंड में चल रही हैं और जहां भी जाता है तो बड़ी भीड़ लगती है। ये बीजेपी वाले और मीडिया वाले ये निकम कि भाई ये नशीली दवाओं का या ड्रग स्मगलर का ये तस्कर जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है इस देश का। शाहरुख का बेटा तो ऐसा नहीं करता है। वो नशीली दवाओं का तस्कर है और जो है इंक्वायरी चल रही है, जिसका कानून ऑपरेट होगा, न्याय होगा, जो भी होगा। लेकिन आर्यन खान हुआ या शाहरुख हुआ, वह देश का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनना चाहता है। लेकिन एक जो नशीली दवाओं का तस्करी करते हुए पकड़ा गया, वह इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतने खतरनाक तथ्य को बीजेपी वाले क्यों छुपा रहे हैं? ये गद्दार मीडिया क्यों छुपा रही है? तो बीजेपी की यही गद्दारी है। और यदि बीजेपी इस राहुल गांधी को देश का नशीली दवाओं का ड्रग स्मगलर के रूप में बेनकाब करती तो देश को काफी राहत मिल जाती। केरल जो अपने को भारत का सबसे साक्षर प्रदेश अपने को दम भरता है कि हम 100% लिटरेट हैं, शिक्षित हैं, वहाँ से 2019 के लोकसभा के चुनाव में 20 में से 18 चुन के नहीं आते। कब? जबकि बीजेपी इसको ड्रग स्मगलर के रूप में बेनकाब करती है। और यही नहीं, बीजेपी जो है इसको विरोध पक्ष का नेता न मान करके इस राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार के रूप में बेनकाब करती। तो जनता जो है उसी तरह से जागरूक होती है, उसी तरह से इसको पहचानती और तब जाकर के शायद एक वोट न मिलता और वो नौबत नहीं आती कि उसके 50 या 55 सांसद जो है पहुंचे। एक भी न तो उसको एक वोट मिलता, न तो उसको उसका एक कोई सांसद चुना जाता। तो जो 50-55 जो सांसद आए हैं वो बीजेपी की गद्दारी है देश के खिलाफ। इस घोर गद्दार को बेनकाब न होने देने के कारण। और नमूने जरा देखिए, मैंने सोशल मीडिया पर देखा गया कि वो जब ये राहुल गांधी वैष्णो देवी गया था तो वो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद राहुल गांधी के खिलाफ और क्या बोला जा रहा था कि ये जो है मतलब कि अब वो उन शब्दों को कहना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह की भाषा बोलता है कि वो लोग मंदिरों में किस लिए जाते हैं और ये बोला जाता है कि इसके जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा
आया सामने, और खास करके जो कपिल सिब्बल जो है बॉबी एक्शन कमेटी का वकील बना, तो इन समूह ने सरकार के रूप में जब ये थे जेएनपीसी वाले शासन में, तो बोले थे कि राम जो है काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है। इन्हीं सब बातों में उलझा करके इस राहुल गांधी का विरोध करते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले ने कहते हैं ये देश का गद्दार है। ये तो है 3 साल पहले जो डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति हुई थी कि किसी भी वक्त इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ सकता है। उस युद्ध और तनातनी स्थिति के दौरान ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के 12 बजे जो है उस राजदूत से मिलता है। शुरू में तो ये झूठ बोलता रहा है कि हम नहीं मिले हैं, लेकिन जब चारों ओर से इसको घेरा गया, मीडिया ने भी घेरा, तब जाके यानी 1 हफ्ते और 10 दिन के बाद कबूला कि हाँ हम मिले। ये मोदी महोदय देखिए, अब यही गद्दारी देखिए, मोदी महोदय के देश के खिलाफ गद्दारी देखिए कि इस गद्दार राहुल गांधी की जांच नहीं करवाए कि चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति के समय भी तुम जो है दुश्मन चीन के राजदूत से क्यों मिलने गए थे? तुम क्या बात करने गए थे? क्या बातें की गई? और देश के साथ जो है तुम जो है इतनी बड़ी गद्दारी क्यों किए थे? तो गद्दार राहुल गांधी के खिलाफ जांच न करवाना या उसको बचाना भी हमारे देश के खिलाफ सबसे बड़ी गद्दारी। और जैसा बताया गया कि जो वैष्णव देवी गया था, तो बस विरोध इसी बात हो रहा था कि वो जो है हिंदू धर्म, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये जो बीजेपी वाले जो हैं ये हिंदू धर्म, हालांकि ये हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल स्पष्ट जाने, और जो कि अभी साधन की सीमाएं हैं भारतीय ममता के दल के पास स्पष्ट बता रहा है कि ये हिंदू धर्म के रक्षक हो नहीं सकते, उनके नाम पर ये गुनाह रहे। तो लेकिन उसी मानसिकता में उलझा करके इस राहुल गांधी, जबकि राष्ट्रवाद का मुखौटापन है, राष्ट्रवाद का तकाजा ये कहता है कि इस गद्दार राहुल गांधी को बेनकाब करो मोदी महोदय, लेकिन आप इसको बेनकाब न करने के बजाय, बीजेपी वाले जो इस गद्दार राहुल को बेनकाब न करने के बजाय ये बेनकाब न हो, इसकी तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। ये गद्दारी है बीजेपी की और मोदी जी के देश के खिलाफ। बताइए ना, हमारे स्थल सेना अध्यक्ष को ये राहुल गांधी अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलाता है, और दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए अपना दूत भेजता है नवजोत सिंह सिद्धू को। और कौन बाजवा? जिसकी सेना या जिसके आतंकवादी हमारे देश के निर्दोष भारतीय भाई बहनों की निर्मम हत्या करते हैं। ऐसे गद्दार राहुल गांधी को ये गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो, इसकी साजिश करती है बीजेपी। अब मीडिया वाले भी इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानते, उसको खुदा मानना। और एक आवश्यक बात यही नहीं, वो कितने घमंड में है उसका एक नमूना अब बता रहे हैं। ये कौन है? वो वरुण गांधी, इसका बेटा मेनका का, उसके विषय में बात आ रही थी कि कभी कभी
वो हमेशा अपने को पार्टी के ऊपर बीजेपी से ऊपर समझता था, ये घमंड था उसमें। तो और लोगों से जब मिलता था तो इस तरह से अपने को प्रदर्शित करता था ये वरुण गांधी। कहता था कि हम लोग पैदा ही हुए हैं लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। यही मानसिकता यही दिखाता रहता है ये गद्दार राहुल गांधी। कहता है कि हम तो पैदा ही हुए हैं इस देश पर शासन करने के लिए। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन इन गद्दारों को जो है वो औकात दिखा दें, इनको नस्ल में नाबूद कर दें, जो आज कह रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं शासन करने के लिए। ये देश के लुटेरे, देश के गद्दार, देश के दुश्मन, ये वो कह रहे हैं कि हम पैदा ही हुए हैं हम शासन करने के लिए। मानसिकता तो दो पाले हुए हैं, उनको जमीन पर ला दें। ये ताकत आप में है, लेकिन वो ताकत कब आएगी? जब आप एक होंगे, सभी लोग एक होंगे भारतीयता के आधार पर, नस्ल में नाबूद करने के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।